नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे एक काफी इम्पोर्टेंट स्टैट्यूट जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, may be pronounced as COFEPOSA. I said maybe because it's a pronoun. You may pronounce it the way it is, provided the other party is able to understand. तो देखिए, आइए इस कानून के बारे में और या इस कानून से रिलेटेड इसके विभिन्न जो पहलू हैं उन पे हम लोग एक जो है डिस्कशन करें। ये जो डिस्कशन है ये रहेगा अराउंड ये कानून जो है इसका क्या पर्पस है एक्सेट्रा, एंड देन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, साथ साथ बेल का क्या प्रोविजन इसमें है, कुछ लीडिंग केसेस, तो ये सब कुछ हम करेंगे। अगर आपके मतलब का है तो देखिएगा, अदरवाइज आप कहीं कोई और दूसरा वीडियो ब्लॉग भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कानून है जिसको बोलते हैं हिंदी में संरक्षण विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, इसका महत्वपूर्ण जो पक्ष है, ये कानून बनाया गया है मुख्य रूप से तस्करी यानी कि स्मगलिंग और जो फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा है के अवैध कारोबार को रोकने के लिए। ठीक है, अब इस कानून की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कानून है। क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? इसका मतलब है इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही केवल शक के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है, ताकि उसे भविष्य में तस्करी या विदेशी मुद्रा के उल्लंघन से रोका जा सके। समझिए, ये प्रिवेंटिव लॉ है। प्रिवेंटिव का मतलब भाई अपराध करने से पहले अगर शक हुआ एजेंसी को तो आपको रोक सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचे और जो इससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं जैसे सोने की तस्करी, हवाला कारोबार आदि इत्यादि पर लगाम लगे। नॉर्मली अगर आप इसको समझना चाहें तो समझें कि ये केंद्र या राज्य के अधिकृत जो अधिकारी होते हैं, इसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश जारी कर सकते हैं, और ये जो डिटेंशन ऑर्डर है या किसी को कस्टडी में लेने का जो आदेश है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले में जांच के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड होता है जो ये देखता है कि हिरासत जो है जायज है या नाजायज है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कानून है ये डीआरआई एक अलग एजेंसी है जिसका नाम है राजस्व खुफिया निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और सीमा शुल्क यानी कि सीमा शुल्क विभाग जैसे निकायों जो मतलब जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की शक्ति ये जो कानून है ये देता है। तो ये सब कुछ रहा एक बेसिक इस कानून जिसको जैसा मैंने कहा दैट मे बी प्रोनाउंस्ड एज COFEPOSA, COFEPOSA आप इसको बोल सकते हैं। गूगल प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो समझ में आएगा, इसको बोलते हैं COFEPOSA भाई, लेकिन आप अब्रिविएशन में कुछ भी बोल सकते हैं। उसकी गलतियों से बचने के लिए मैं इसको मे भी कह रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि हमने डीआरआई का जिक्र किया। आप समझ लीजिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जिसको डीआरआई कहते हैं वो बेसिकली है क्या? ये भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है जिसका मेन काम जो है एंटी स्मगलिंग यानी कि तस्करी विरोधी एजेंसी ये है। ये केंद्रीय जो है अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको CBIC कहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो है एक एजेंसी है। ये सब इससे रिलेटेड बातें आप समझिए। डीआरआई जो भी है इसका मेन काम होता है तस्करी पर लगाम लगाना, खुफिया जानकारी जो है इकट्ठा करना, कस्टम्स एक्ट 1962 या फिर COFEPOSA एक्ट या फिर NDPS एक्ट या फिर आर्म्स एक्ट जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई करना, और ये मुख्य रूप से इसका काम जो है सीमा शुल्क अधिनियम जिसको कस्टम्स एक्ट कहते हैं उसको लागू करना है। ठीक है जी। ये जो है आप देखेंगे जो कस्टम्स के जो ऑफिसर्स हैं वो कस्टम्स से रिलेटेड जब आप देखते हैं कई बार आप
कई अधिकारी पकड़ लेते हैं लोगों को, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड, चाहे वो कस्टम्स ड्यूटी की चोरी हो, आयात निर्यात यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में धोखाधड़ी हो, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जांच भी डीआरआई करती है। जैसा मैंने बताया कि ये देश और विदेश से तस्करी और जो फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं उसके बारे में ये एजेंसी जानकारी जुटाती है। जहां तक कॉफी पोसा का संबंध है, ये जब डीआरआई को लगता है कि ये जो अमुक व्यक्ति यानी कि सो एंड सो पर्सन किसी बड़े पैमाने पे तस्करी में शामिल है और उसको रोकना है, तो सरकार को उस व्यक्ति को इस कानून यानी कि कॉफी पोसा के तहत हिरासत में लेने की सिफारिश जो है करती है। कहती है कि भाई इसको गिरफ्तार कर लो, ये आदमी जो है हैबिचुअल और रिपीटेड ऑफेंडर है। ओके, तो ये सब सारी बातें हैं। तो आप समझिए कि जो एजेंसी है इसकी पावर्स हैं सर्च करने की, सीजर करने की, अरेस्ट करने की, डिटेंशन जो है ऑर्डर लेने की, ये सब सारी चीजें जो है हैं। मैं आपको, क्योंकि विस्तार से ही मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं कॉफी पोसा अधिनियम जो है जो 1974 का जो कानून है उसके तहत जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में अब आपको विस्तार से बताना चाह रहा हूं। सेक्शन 3 जो है ये पावर टू मेक ऑर्डर्स है। भाई इस सेक्शन के तहत ये जो है मुख्य सेक्शन भी है, इसके तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी किसी व्यक्ति, भारतीय या विदेशी को तस्करी या विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार को रोकने के लिए हिरासत में लेने का आदेश दे सकते हैं। दे कैन अरेस्ट, दे कैन in a way, if you do see detention, they basically can pass detention orders. Section 3 empowers officials to detain individuals, including foreigners, to prevent smuggling or foreign exchange offenses. In foreign exchange offenses अगर ऐसा माना जाता है। Section 5A अगर आप बात करेंगे, ये बात करता है severability of grounds। भाई अगर आप इसको देखेंगे, ये बात करता है कि जो आधार हैं उनको आप किस हिसाब से आप अलग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए कारण दिए गए हैं और उनमें से कोई एक कारण अदालत में खारिज हो जाता है, तभी बाकी कारणों के आधार पर हिरासत वैध मानी जाती है। भाई ये आप इसको समझिए कि अगर 5 फैक्ट्स बताएं कि क्यों किसी को जो है हिरासत में लेना, उनमें से अगर एक जो है उसका कोई मतलब नहीं है, तो सेक्शन 5A के तहत जो बाकी और जो लगाए उनके तहत भी डिटेंशन में लिया जा सकता है। सेक्शन 7 बात करता है एब्सकॉन्डिंग पर्सन की। इस स्टैट्यूट के तहत यदि कोई व्यक्ति हिरासत के आदेश के बाद छिप जाता है या फरार हो जाता है, तो सरकार उसकी संपत्ति अटैच कर सकती है और उसे अपराधी घोषित कर सकती है। दैट इज सेक्शन 7। इट ऑथराइजेस कि भाई आप अटैचमेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स those who are evading detention order. Section 8 talks about advisory board that mandates review of detention cases by a board within a specific timeline. अगर आप देखेंगे तो ये जो सलाहकार बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, ये हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। सरकार को हिरासत में प्रत्येक व्यक्ति को एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किया जाता है और ये तय करता है कि हिरासत के जो डिटेंशन किया गया है या जो किसी को अरेस्ट किया गया है, क्या वो विधिक तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, ये सब है। सेक्शन 9 बात करता है अधिक समय के लिए हिरासत कुछ विशेष या फिर मैं बोलूं वेरी सेंसिटिव मैटर्स, आई शुड से ये जो है ये परमिट करता है सेक्शन 9 लॉन्गर डिटेंशन के लिए विदाउट बोर्ड्स ओपिनियन इन हाईली वल्नरेबल केसेस, जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुकदमे होते हैं उसमें। सेक्शन 10 बात करता है मैक्सिमम डिटेंशन। ये लिमिट करता है कि एक जनरली ईयर और 2 साल इन केस ऑफ सेक्शन 9, 2 साल तक के लिए इस एक्ट के तहत बगैर बेल के जो है डिटेंशन में रखा जा सकता है या अरेस्ट में रखा जा सकता है। सेक्शन 11-12 बात करते हैं रिवोकेशन और या फिर रिलीज। आप देखिए आधे ये जो डिटेंशन या फिर अरेस्ट का जो वारंट जो आदेश होता है उसको रद्द करने के लिए सेक्शन 11 और 12 की धाराएं जो है बात करते हैं। ये धाराएं सरकार को हिरासत के आदेश को वापस लेने या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेरोल या विशेष शर्तों पर अस्थायी रूप से रिहा करने का अधिकार देती हैं। तो ये सब रहे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 11-12 गवर्नमेंट स्पेशल आई शुड से राइट्स या अधिकार।
जिनके हिसाब से वो ये कहती है कि भाई हम आपको पेरोल पे छोड़ देते हैं प्रोवाइडेड इन केस इफ यू कोऑपरेट है। तो ये रहा सेक्शन 11 एंड 12। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेल। अब भाई हम बेल के सिद्धांतों की बात करेंगे। व्हेन इट कम्स टू बेल इन कॉफीपोसा एक्ट 1974, अब आप देखिए इसको समझते हैं। जमानत जो है, क्योंकि सामान्य अपराधों से ये अलग तरह का अपराध है, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आप, लेकिन फिर भी क्योंकि आप समझिए, क्योंकि एक तरह का डिटेंशन है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है वो समझिए। जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 11-12 अगर आप समझेंगे तो इसी एक्ट का कॉफीपोसा के तहत किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए नहीं जो है जेल में रखा जाता है या डिटेन किया जाता है या फिर अरेस्ट किया जाता है। इसको इसलिए पकड़ा जाता है, जैसा कि आप देखेंगे बाकी जो न्यायालय हैं जिनमें आप बेल लगा सकते हैं। अगर किसी बंदी ने कोई अपराध किया, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप बेल लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो सेक्शन 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि इस स्टैट्यूट में बेल का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अब आप बात करेंगे टेम्पररी रिलीज, जिसके बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया। अब इसमें जो है कि ये जो सरकार है उसको जो है ये अधिकार है कि वो अस्थायी रूप से या पेरोल पे रिलीज कर सकती है। ये मानवीय आधार पर हो सकता है, जैसे किसी घर में कोई डेथ हो गई, कोई गंभीर बीमारी है इस आदमी को जिसको जो है गिरफ्तार किया गया है इस एक्ट के तहत, या कुछ शर्तें या बॉन्डों के साथ एक तरह का जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ही होता है। लेकिन क्या इनके अलावा कोई और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? भाई इसमें अदालतों के तौर पर अगर आप देखें तो इसमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आप लगा सकते हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आपको पता है कहाँ लगती है? भाई ये लगती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये याचिका दायर की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ये किन आधारों पे हो सकती है? भाई यदि हिरासत में लेने में प्रक्रिया में कोई देरी हुई है, कोई लैप्सेस हैं, आरोपी को जो उसकी भाषा में नहीं बताया गया है डॉक्यूमेंट्स या जो डिटेंशन ऑर्डर है, यदि आरोपी को रिप्रेजेंटेशन पर सरकार में जो है सरकार ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है। आपको मैं बता दूं, हालिया आप तौर पे आप समझिए सुप्रीम कोर्ट में 2024-25 में एक मुकदमा आपने देखा होगा। कई सारे मुकदमे भी इसमें आए हैं 2024-25, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो ये है कि किसी व्यक्ति को उसी मामले में सामान्य आपराधिक अदालत से रेगुलर बेल मिल चुकी है। देखिए अब आपको मैं समझाऊं कि कोई ऑफेंडर है, कोई अक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर जो है किसी दूसरे स्टैट्यूट में भी उसको बंद किया गया है और रेगुलर अदालत से अगर उसको बेल मिल गई है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कॉफीपोसा में अगर वो बंद रहा है तो उसकी जो शर्तें हैं उसको नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर उसके हिरासत के आदेश को रद्द किया जा सकता है। मैं एक बार और आपको पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसी मामले में सामान्य आपराधिक अदालत से नियमित या रेगुलर बेल मिल चुकी है, तो प्रशासन को यह साबित करना होगा कि कॉफीपोसा यानी कि निवारण निरोध को अभी क्यों जो है रखना है, यानी क्या जरूरत है इसकी। यदि अधिकारी मौजूदा जमानत की शर्तों को नजरअंदाज करते हैं तो हिरासत का आदेश रद्द किया जा सकता है। भाई अगर किसी बंदी के ऊपर मल्टीपल ऑफेंसेस में एक क्रिमिनल और स्टैट्यूट में बंद किया गया था, उसमें बेल मिल गई है और शर्तों के साथ बेल मिल गई है, तो ये जो है इसमें जो सरकार है उसको ये साबित करना होगा कि भाई क्यों ना उन कंडीशंस के साथ में इस बंदे को छोड़ दिया जाए। इसमें जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिरासत के बाद में जो है मामला एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं, के पास जाता है। यदि बोर्ड को लगता है कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं है तो सरकार को उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि प्रोसीजरल तरीके से इसमें जो है जमानत मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास रिट जुरिस्डिक्शन ही रहता है अगर आप कोर्ट के जरिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं। तो ये सब सारी बातें रहीं। कुछ मुकदमे आपको मैं बता दूं हाल फिलहाल में आए, जो है किट्टी जोसेफ बनाम भारत संघ का मुकदमा, जिसमें जो है बेल से रिलेटेड ये मुकदमा था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया यदि आरोपी को उसी मामले में नियमित आपराधिक कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो हिरासत में रखने का जो आदेश है ये बताना होगा कि जमानत की शर्तें अपराध को रोकने के लिए क्यों पर्याप्त नहीं थी। दूसरा, ये रानिया राव बनाम भारत संघ का जो मुकदमा है, जो अभिनेत्री हैं कन्नड़ फिल्मों की, आप उनकी बेल से रिलेटेड एक मुकदमा था।
इसमें कोर्ट ने माना कि सोने की तस्करी और संगठित नेटवर्क जो नेटवर्क है, अगर साक्ष्य मिल रहे हैं तो जो एजेंसी है उनकी जो हिरासत है वो जायज है। राकेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट का मुकदमा था। कोर्ट ने दोहराया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के सभी दस्तावेज जो हैं उसको अच्छे तरीके से उनकी कॉपियां मिलनी चाहिए। एक स्वप्रा सुरेश और संदीप नायर का मुकदमा है। इसमें बताया कि तस्करी की गतिविधियों में देश की आर्थिक और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसलिए जो है जांच एजेंसियां जो कह रही हैं उनका जो लॉजिक है उसको भी सुनने की आवश्यकता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। आई होप कि ये जो 15 मिनट के आसपास का मैंने वीडियो ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है, थोड़ी सी रिसर्च की हम लोगों ने इस पे, I hope I'm making some sense to you. If this video is of any usage for you or anybody who is affected with that sort of an offense, to share. Thank you so much for watching. Have a good one, people. My contact details are always available, on social media. Have a good one. Namaskar.